हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्ज़रलैंड। आपने पिछली कक्षाओं में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा होगा और लोकतंत्र के दो प्रकारों में आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर जरूर बताया गया होगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दरअसल लोकतंत्र अपने आदर्श अर्थों में तो प्रत्यक्ष ही होता है, अर्थात शासन में जनता की सीधी भागीदारी हो, वही कानून बनाएं, वही उन कानूनों को लागू करने वाले लोगों का चुनाव करें, वही उन कानून के उल्लंघन पर दंड देने की व्यवस्था करें। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से दुनिया में आबादी बढ़ने लगी है, जटिल समाजों का निर्माण शुरू हुआ, तो ये ज़रूरत पड़ी कि अब दुनिया में लोकतंत्र के प्रत्यक्ष मॉडल को लागू कर पाना संभव नहीं है। इसलिए लोकतंत्र का जो मॉडल दुनिया में प्रचलित है आज, उसे प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से अभिप्राय है कि जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में जाकर जनता की अपेक्षाओं को आगे रखता है और कानून निर्माण में जनभावनाओं का आदर करता है। तो और जो प्रतिनिधि है उसका अपना एक टर्म होता है, यानी कि वो सदा सदा के लिए नहीं चुना जाता, बल्कि एक निश्चित कार्यकाल के लिए। जनता को ऐसा लगता है कि उनके प्रतिनिधि ने सही से काम किया है तो उसका फिर से भी चुनाव कर दे, और ऐसा लगे कि वो जनता की भावनाओं को आगे रख पाने में कोई ख़ास कामयाबी हासिल उन्होंने नहीं की है तो जनता उन्हें हटा सकती है चुनाव के जरिए और किसी अन्य को भेज सकती है। तो ये तो सामान्यतः जैसे भारत में भी लोकतंत्र का यही मॉडल प्रचलित है और दुनिया के और देशों में भी। तो ये तो बात रही है प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। अब बात आती है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। अगर आज दुनिया में कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो वो स्विट्ज़रलैंड में है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड में सभी जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। दरअसल स्विट्ज़रलैंड में 23 कैंटन हैं, 20 तो पूर्ण हैं और 6 अर्ध कैंटन हैं, जो मिलकर जो 3 पूर्ण कैंटन बनाती हैं। कैंटन का मतलब वहाँ प्रांतों से है, तो वहाँ कुछ ही कैंटन में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, अन्यथा तो वहाँ भी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की डेमोक्रेटिक सिस्टम की खूबसूरती यह भी है कि वहाँ जहाँ अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है या जहाँ प्रतिनिध्यात्मक शासन है, वहाँ भी उन्होंने जनता की भागीदारी के ऐसे ऐसे विकल्प दिए हैं, ऐसे ऐसे रास्ते दिए हैं जो उसे प्रजातंत्र के जो प्रत्यक्ष मॉडल है उसके करीब लेकर जाते हैं। उस पर हम अभी बात कर रहे हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं पहले कि उसमें स्विट्ज़रलैंड में ऐसी कौन सी कैंटन है जहाँ जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो उसमें जैसे ग्लेरस है जो पूर्ण कैंटन है, एक ओब वाल्डेन है, नीड वाल्डेन है, इनर अपेंजल है और आउटर अपेंजल है। ये अर्ध कैंटन है, यानी कि 3 अर्ध कैंटन और एक पूर्ण कैंटन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा है, जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में शासन कैसे चलता है, तो इसके लिए वहाँ प्रारंभिक सभाएं बनाई गई हैं जिन्हें लैंड्समाइंड कहते हैं। लैंड्सजीमाइंड, LANDSIGIEMEINDE, लैंड्सजीमाइंड या हिंदी में इसे हम कहेंगे प्रारंभिक सभा। तो इसमें जो सभी वयस्क लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, उनकी एक बैठक आयोजित होती है वर्ष में एक बार, और
उस दौरान ही बजट पारित होता है और उसी बैठक में वो अपने लिए जो कार्यपालिका कार्यकारिणी परिषद है और न्यायिक जो न्यायाधीश हैं उनका चुनाव करती है। यानी कि उस बैठक में वो वर्ष भर के लिए कोई कानून पारित करना है, कोई योजना बनानी है, वो बनाती हैं वो सब वयस्क लोग एक साथ मिलकर और अपने न्यायाधीश और जो कार्यपालिका है उसका चुनाव करते हैं। फिर जो कानून बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनको वो कार्यकारिणी परिषद है वो लागू करती है और अगर उनका उल्लंघन होता है तो जनता द्वारा चुने हुए जो न्यायाधीश हैं वो उन्हें दंडित करते हैं। तो वहाँ प्रारंभिक सभाओं के जरिए जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कायम है और किन किन में है वो अभी हमने आपको बताया है। फिर बात आती है कि जो दूसरी जो कैंटेन हैं जिनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो नहीं है अपने आदर्श रूप में, लेकिन उन्होंने एक ऐसा संस्थागत ढांचा खड़ा किया है जिसके जरिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के वो करीब चले जाते हैं अप्रत्यक्ष होते हुए भी। और दूसरी कैंटेन है उनमें उन्होंने दो विकल्प बहुत खूबसूरत दिए हैं, एक है लोक निर्णय और दूसरा है आरंभक। लोक निर्णय से अभिप्राय है कि वहाँ की जो संसद है, व्यवस्थापिका है, वो जो भी कानून पारित करती है तो उन कानूनों को जनता की सहमति के लिए, जनमत के लिए भेजा जाता है। यानी कि जनता से राय जानी जाती है और जनता का अगर एक निश्चित हिस्सा उस कानून के विरुद्ध में चला जाता है तो फिर वो कानून पारित नहीं होगा। तो ये ऐसा दुनिया में बहुत कम मिलता है। भारत में जैसे हमने एक बार चुनाव कर दिया, वो 5 साल तक क्या कानून बनाते हैं उस पर हमारा कोई खास नियंत्रण नहीं रह जाता है। ज़्यादा करेंगे तो विरोध कर लो, जैसे अभी किसान बिल आए हैं, विरोध हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये विकल्प नहीं है कि वो विधेयक हमारे पास लोक निर्णय के लिए आएगा। अगर ऐसा आता तब सही से पता चलता कि जनता उस बिल पर क्या चाहती है। तो लेकिन वहाँ लोक निर्णय के लिए आता है, जनता की राय जानने के लिए आता है और उसमें यह भी है कि अगर एक इतने जो प्रतिशत हिस्सा या इतनी आबादी उस बिल के खिलाफ चली जाती है तो फिर वो बिल कानून में तब्दील नहीं हो पाता है। उसी में एक और व्यवस्था की गई है जो जहाँ स्विट्ज़रलैंड की जिन कैंटेन में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है तो वहाँ है आरंभक। आरंभक इनिशिएटिव होता है, पहल करना। तो यहाँ पहल से मतलब है कानून निर्माण में पहल करना। तो आरंभक की जो व्यवस्था है इसके तहत लोगों को ये अधिकार है जो मतदाता की हैसियत रखते हैं, जिन्होंने एक मतदाता बनने की तमाम योग्यताएं हासिल कर ली हैं। तो एक निश्चित समूह है कि इतने लाख लोग अगर कोई ड्राफ्ट बनाकर, किसी कानून का ड्राफ्ट बनाकर व्यवस्थापिका के पास भेजते हैं तो फिर व्यवस्थापिका को उस पर कानून बनाना होता है। तो यहाँ जो व्यवस्थापन का काम है वो केवल वहाँ की संघीय संसद के पास ही नहीं है बल्कि जनता के पास भी है। अंतिम रूप से कानून बनाएगी तो संघीय व्यवस्थापिका ही, लेकिन उस कानून का जो मोटा मोटा ड्राफ्ट है वो जनता भी दे सकती है। तो जनता की ओर से पहल होकर भी कानून जा सकता है व्यवस्थापिका में। व्यवस्थापिका किसी कानून को बनाती है तो उसे लागू करने का वो विधेयक को बनाती है तो विधेयक लागू होने से पहले लोक निर्णय के लिए जाएगा। तो कुल मिला के व्यवस्थापन में जनता का जो सीधा जो जुड़ाव रखा गया है, भागीदारी रखी गई है, वो स्विट्ज़रलैंड के लोकतंत्र को बहुत खूबसूरती देता है। दुनिया में इस तरह की व्यवस्थाएं शायद ही किसी देश में आपको मिलेंगी। तो ये तो रही बात है। अब बात आती है कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो लाभ या गुण तो भी हमने आपको बताया ही है कि ये जनता की सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करती है, नागरिक अधिकारों के लिए सजग बनाती है, लोग ज़्यादा जो सिस्टम से जुड़ पाते हैं, अपने अधिकारों के लिए सजग होते हैं, राजनीतिक निर्णयों की बहुत पैनी नज़र रखते हैं उन पर। और दूसरा है कि जैसे कानूनी संप्रभु है, यानी कि वहाँ की व्यवस्थापिका है, उस पर अंकुश रहता है कि वो मनमाना कानून नहीं बना सकती, जनभावनाओं के विरोधी कानून नहीं बना सकती, या वो जनभावनाओं के अनुरूप उसे कानून बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से ये मांग चलती रही थी कि लोकपाल होना चाहिए, क्योंकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के समय से लोकपाल की बात चल रही है। कई बार लोकपाल बिल आया लेकिन वो
बांट देते हैं, क्योंकि संसद में बैठे लोग चाहते ही नहीं कि वो कानून बने, क्योंकि वो उन पर भी अंकुश लगाएगा। लास्ट में वो कानून बनाया गया, लेकिन वो कानून फिर लागू नहीं हुआ। और कानून बना भी कैसे, जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ, अनशन हुआ, फिर उसके बाद वो कानून बना। लेकिन कानून बनने के बाद लोकपाल की नियुक्ति आज तक नहीं हुई। वो इस बात को दर्शाती है कि सरकारें भी कई बार जनभावनाओं को दरकिनार कर देती हैं। तो इस तरह की गड़बड़ी है, वो स्विट्ज़रलैंड में होना आसान नहीं है। स्वार्थपूर्ण कानूनों पर रोक लगता है, जैसे सरकारें कुछ ऐसे कानून बना देती हैं जो समाज में विभाजन करें या किसी एक समूह को ज़्यादा लाभ दे रहे हों, तो फिर जनता तो उनको खारिज कर देगी, क्योंकि कोई भी कानून जनता के पास आता है तो उसे विमर्श से गुजरना होता है, और विमर्श में उस कानून के जो कमज़ोर पक्ष हैं वो उजागर होते हैं। राष्ट्र प्रेम में वृद्धि होती है, क्योंकि जब लोग जितना अपने देश के कानून व्यवस्था से हर चीज़ से जुड़ते हैं तो उनका एक अपने राष्ट्र के साथ एक कनेक्टिविटी होती है और अपनी अहमियत है वो समझ में आती है, तो एक देश प्रेम भी बढ़ता है। तो ये तो बेसिक रूप से बातें रही हैं। एक सवाल ये उठता है कि इतनी खूबसूरत व्यवस्था स्विट्ज़रलैंड में ही क्यों है और देशों में क्यों नहीं हो पाई। तो इसकी भी कुछ वजह हैं। एक तो अब इस पे दो राय भी हो सकते हैं। ये माना जाता है कि स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं वो बहुत उत्तम चरित्र वाले हैं, सद्गुणी हैं, और मैकियावेली ने तो बाकायदा इसके बाद कहा है। मैकियावेली ने यद्यपि निरंकुश जो शासन की सहमत वकालत की है अपनी पुस्तक प्रिंस में, और मैकियावेली का चिंतन राजा को असीम शक्तियों देने पर केंद्रित रहा है, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, लेकिन जो मैकियावेली ये मानते हैं कि शासन का सबसे अच्छा रूप तो जनतंत्र या गणतंत्र ही है, लेकिन वो स्विट्ज़रलैंड के लिए ही अच्छा है क्योंकि वहाँ के नागरिक हैं वो सद्गुणी हैं। उन्होंने ये माना कि इटली के नागरिक हैं वो सद्गुणी नहीं है, वो स्वार्थी हैं, धूर्त हैं, उनको बस में रखने के लिए शासक को असीम शक्तियाँ देनी होंगी, तो वो भी इस बात का पक्षधर हैं। तो वहाँ का लोगों का जो चरित्र है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनका गहरा विश्वास है, वो भी इस तरह की शासन प्रणाली को आगे बढ़ाने में मदद करता है। फिर इसमें एक और भी वजह है कि वो स्विट्ज़रलैंड का भौगोलिक क्षेत्रफल छोटा है, आबादी छोटी है, तो उसमें ये इतना सब कुछ संभव है। अब भारत जैसे देश में जहाँ 130-135 करोड़ लोग हैं, वहाँ आप सभी लोगों को एक साथ जुटाना, उनको डिसीजन मेकिंग में साझेदारी करना, वो सब मुश्किल है। और फिर बड़ी बात है कि स्विट्ज़रलैंड में लोगों का एजुकेशन लेवल अच्छा है, या बहुत से लोगों को तो एजुकेशन लेवल है ही नहीं। वो लोग यही तय नहीं कर पाएंगे कि उसे इस कानून के पक्ष में जाना है कि विरोध में जाना है, या वो कानून उनके जीवन पर क्या असर डालेगा, या गरीबी इतनी गहरी है कि लोग पैसे में अपना वोट बेच देते हैं। तो ऐसे देश जहाँ गरीबी बहुत है, शिक्षा बहुत है, आबादी बेइंतहा है, भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो वहाँ या लोग हैं वो स्वार्थी हैं, सद्गुणी नहीं हैं, तो फिर वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के इतने जो उदार मॉडल को लागू करना आसान नहीं होता है। तो ये बेसिक बातें रही हैं स्विट्ज़रलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, स्विट्ज़रलैंड के कौन कौन से कैंटीन या अर्ध कैंटीन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ का शासन कैसे चलता है, प्रारंभिक सभाएं क्या हैं, जहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ शासन ने ऐसे कौन से उपाय दे रखे हैं जो जनता को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, जिनमें हमने आपको बताया है कि लोक निर्णय और आरंभक है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने से वहाँ क्या लाभ हैं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्ज़रलैंड में ही इतना कारगर ढंग से कैसे काम कर रहा है, तो उनके बारे में भी हमने इस वीडियो में आपको बताया है। तो इसी से जुड़े सवाल आते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, स्पष्ट कीजिए। तो आप ये तमाम बातें लिख देंगे। छोटे सवालों में ये पूछ सकते हैं कि ये जो आरंभक क्या है, लोक निर्णय क्या है, जो प्रारंभिक सभाएं क्या हैं। तो इन सब पे आपको देखना है, क्योंकि ये नायाब चीज़ है स्विट्ज़रलैंड में।
स्विट्ज़रलैंड केवल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं है, बल्कि अपनी सुंदर राजनीतिक संस्थाओं के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय है। धन्यवाद। और कुछ अगर आपकी आशंकाएं हैं तो उनका समाधान हम क्लासरूम में करेंगे जब से फिजिकल क्लासेज शुरू होंगी।